भारतीय जनता पार्टी और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक मत नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और क्या कारण है कि जम्मू नॉर्थ से आने वाले ओमी खजूरिया आज जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे और उनके अलावा उनके साथ कई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर किया। और जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आ रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी बाहर आए, कार्यकर्ताओं से बात की, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की। आखिरकार ये गतिरोध वाली स्थिति क्यों, और ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते दो लिस्टें जो इससे पहले जारी की भारतीय जनता पार्टी ने, 3 जारी की थी, उनमें से केवल एक लिस्ट को दोबारा से जारी किया गया और अब दूसरी लिस्ट आई है, उसमें केवल एक नाम है। ये सिचुएशन आखिरकार यहां तक पहुंची कैसे? जानकार सूत्र ये बताते हैं कि गांधीनगर से बहुत सारे नाम थे। पूर्व पीएचई मंत्री श्याम चौधरी का नाम था, पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा का नाम था, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान और स्वर्गीय चमनलाल गुप्ता के सुपुत्र, स्वर्गीय चमनलाल गुप्ता के भाई अरुण गुप्ता का नाम था, असीम गुप्ता का नाम था, और इतना ही नहीं बल्कि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह को भी यह कहा गया था कि आप भी यहां से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा बिल्कुल अंतिम समय में यह भी खबर आई कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी का नाम भी प्रोबेबल्स में था। अब इसी तरीके से अब राजौरी जाइए। राजौरी में पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता, पार्टी के बड़ा मुस्लिम चेहरा चौधरी तालिब हुसैन और पार्टी के एक और कर्मठ कार्यकर्ता दिनेश शर्मा, इन लोगों के नाम थे। उसके बाद खबर यह भी आई, सूत्र ये बताते हैं कि नौशेरा से रविंदर रैना को कहा गया कि आप चुनाव लड़ें, अब जो जानकारी आ रही है। और लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते थे सुंदरबनी कालाकोट की सीट के ऊपर, जो सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद यह खबर आई कि नहीं जी, अब वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। उसके बाद जम्मू वेस्ट में कविंदर गुप्ता के करीबी माने जाने वाले और सचिव रहे अरविंद गुप्ता का नाम जो है जम्मू वेस्ट से आया। इस नाम के ऊपर भी जबरदस्त हंगामा हुआ और इस नाम को लेकर यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता के कहने के ऊपर जो है यह मैंडेट दिया गया है। और यह भी कहा जा रहा है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नहीं, जो एक्सरसाइज संगठन ने खुद की थी उस एक्सरसाइज में यह नाम नहीं था। अब इसके अलावा गतिरोध और भी बहुत सारी सीटों के ऊपर है और इस गतिरोध के चलते लिस्टें विड्रॉ करनी पड़ी। अब क्यों विड्रॉ करनी पड़ी? सूत्र ये बताते हैं कि जहां तक संघ है, संघ ने जो अपनी प्रक्रिया की, उस प्रक्रिया में उन्हें लगा कि गांधीनगर से ताकतवर उम्मीदवार जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश गुप्ता हो सकते हैं और राजौरी से महामंत्री विबोध गुप्ता हो सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और सीटों के ऊपर संघ का अपना विचार और संघ का अपना ओपिनियन और भारतीय जनता पार्टी की अपनी राय। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि ये जो कल लिस्टें आई 44 की, जिसमें से अब 15 ही नाम जो है और 16वां नाम अभी आया है, केवल 16 नाम हैं जो पब्लिक हुए हैं अभी तक। 45 में से 16, 29 नाम विड्रॉ करने पड़े। और विड्रॉ कहां से करने पड़े? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उनके लिए खतरनाक संकेत है। खतरनाक संकेत इसलिए हैं क्योंकि यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें लोकसभा के चुनाव को लेकर जब मैंडेट की अनाउंसमेंट की गई तो उस मैंडेट की अनाउंसमेंट के बाद कोई गतिरोध, कोई विरोध कहीं पे कुछ देखने को नहीं मिला।
खामोशी के साथ सबने कबूल लिया कि ठीक है, अगर तय किया गया कि जो ऑलरेडी यहां से जीते हुए हैं उन्हीं को दोबारा मौका देना है तो हमें चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जमीनी स्तर से एक्सरसाइज करके सारी डिटेल्स भेजी गई थी केंद्र में, उन सारी डिटेल्स को परे कर दिया गया और तय हुआ कि 2 लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के नतीजे लोकसभा के आए हैं, उसके बाद असेंबली के अब नतीजे आए हैं, और इतना बड़ा विरोध होना और 44 लोगों की लिस्ट में से 29 के नाम को विड्रॉ करना दर्शाता है कि वो जो रिट रन्स लार्ज वाला मामला था वो खत्म हो गया। रिट रन्स लार्ज का मतलब यह हो गया कि आप तय करते थे और आपके तय किए हुए के मुताबिक चीजें हुआ करती थी। कभी कोई सवाल जवाब हमने करते हुए किसी को नहीं देखा। हमने देखा जिसको मैंडेट मिला उसको नेता मान लिया गया, और यह भी एक विचार बन गया था कि जो भी नई दिल्ली तय करेगी वो जम्मू कश्मीर को कबूल ना होगा। लेकिन जो आज हुआ ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वो जो आयरन फिस्ट थी, वो जो पकड़ थी पार्टी के ऊपर मजबूत, जिसमें यह था कि भाई जो कहा जाएगा वो मानना पड़ेगा, वो लगता है कि उसमें कुछ कमजोरी आई है। नंबर 2 चीज ये कि जब जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा संगठन जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का, वो अब कहना शुरू हो गए हैं कि ठीक है, आप बाहर से किसी को लाना चाहते हैं पार्टी में, ले आइए, स्वागत है उसका। लेकिन जब आप मैंडेट बांटना शुरू करें, जब आप चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करना शुरू करें, तो आप संगठन के आदमी को, जो संगठन के बाहर से आया है, आप संगठन के आदमी को, संगठन के बाहर वाले आदमी को प्रेफरेंस दें। जिसने पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को दी, आप उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी इंपॉर्टेंस आप उसको देते हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी अभी 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले ज्वाइन की है। ये एक बात है। दूसरा ये कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने को जो झटका लगा, या जो देश के विभिन्न भागों में देखने को मिला कि इतना मजबूत संगठन होने के बावजूद पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाई उस तरीके का जिस तरीके की उम्मीद थी। राम मंदिर के बनने के बाद तो साफ तौर पर यह लग रहा था कि अब राम मंदिर बन चुका है। इसके बनने के बाद अब 2 चीजें होंगी। एक तो यह है कि 350 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। एक बड़ी जीत जो है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी। क्यों नहीं दर्ज की? जब उसकी जेनेसिस में जाते हैं, एनालिसिस में जाते हैं, तो पता चलता है कि संगठन, राष्ट्रीय सेवक संगठन और बीजेपी के बीच में तनातनी अंदर जो यूपी में थी, उस तनातनी का नतीजा जो है यह निकला कि पार्टी को जो जनादेश मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लिखा भी बहुत सारे लोगों ने, कहा भी बहुत सारे लोगों ने कि संघ नाराज था बीजेपी से। और उसके बीच में आपको यह भी याद होगा कि जेपी नड्डा का बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने आप में एक बड़ा संगठन है। अब ये अगर परिस्थितियां राष्ट्रीय लेवल पर हुई तो उसके बाद कहा गया जब नतीजे आए तो इस चीज को रिवर्स किया जाएगा, दूरियों को खत्म किया जाएगा और क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया जाएगा। जब दूरियों को खत्म करने, क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करने की बारी आई तो पहला चुनाव है जम्मू कश्मीर का, और इस पहले चुनाव में जो ही कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की गई है और उसमें पुराने मंत्रियों को, पुराने एमएलए को ड्रॉप किया गया है और नए लोगों को मौका दिया गया है, और जिन नए लोगों को मौका दिया गया उनमें भी उनको लेकर भी जबरदस्त हंगामा है। जिनको ड्रॉप किया गया है अभी तक, जिनको लेकर अभी तक जो चर्चा यही है कि डॉक्टर निर्मल सिंह को ड्रॉप किया गया है, डॉक्टर निर्मल सिंह के अलावा चौधरी सुखनंदन को ड्रॉप किया गया है, बाली भगत को ड्रॉप किया है, उसके अलावा सत शर्मा सीए को ड्रॉप किया गया है, कविंद्र गुप्ता को ड्रॉप किया गया है। ये जितने भी लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं। आप खुद सोचिए, डॉक्टर निर्मल सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर। अब ये जो गतिरोध बना, अब जैसे मैंने आपको, अच्छा उसके बाद दूसरी चीज जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में की, पहली बात तो ये कि हर आदमी जो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आया तो बाजाब्ता उनका स्वागत हुआ, कभी दिल्ली में तो कभी जम्मू कश्मीर में, पार्टी में आपने ले लिया। उस समय भी पार्टी ने यह नहीं सोचा कि जो कार्यकर्ता हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, हम अगर किसी और को अपनी पार्टी में ले लेंगे तो क्या उसके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी या हमारा कार्यकर्ता कमजोर होगा। पार्टी मजबूत हुई, कार्यकर्ता कमजोर हुआ, कार्यकर्ता का यह कहना है। लेकिन आप जानते हैं गणित तो बिल्कुल साफ है कि अगर आप जीतने की क्षमता रखते हैं तो आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, और कोई अगर किसी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो कोई उसे रोकता भी नहीं।
लेकिन अब ये चीजें एक दूसरा, जो भी लोग पार्टी में आए उसके कारण एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चार चार दावेदार हो गए। डीडीसी चुनाव हुए तो जो डीडीसी जीते वो भी दावेदार हो गए, जो काउंसलर जीते वो भी दावेदार हो गए, जो कॉर्पोरेटर जीते वो भी दावेदार हो गए। अब जाहिर सी बात है उनकी दावेदारी तो होगी। एक व्यक्ति कॉर्पोरेटर बनता है, कॉर्पोरेटर बनने के बाद उसकी कोशिश तो यही होगी ना, मैं एमएलए बनूं। तो वो सारे दावेदार आपके पास मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में आपने दावेदारों में और दावेदार ऐड किए, और उसके बाद जो संगठन का काम करने का तरीका है वो अपना है, वो उनकी छटनी अपनी है, उनका काम करने का तरीका अपना है। जो संगठन से निकल के लोग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वह एक लंबा जीवन जो है संगठन को देकर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। फिर वहां उनको यह उम्मीद होती है कि लोगों की सेवा जो हमने कल तक संगठन में रहकर एक आम कार्यकर्ता की तरह की है, अब इन लोगों की सेवा जब हमको ताकत मिलेगी, उस ताकत मिलने के बाद हम लोग करेंगे। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि ताकत मिलने के बाद जब हम सेवा के भाव में आ गए और मौका मिल गया, हमको मौका आ गया कि हमें मौका मिलना चाहिए था तो हमें नहीं मिला, तो उसके चलते वो भी नाराज। और आप ये भी देखिए कि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस लिस्ट पर मोहर लगाई है, तो इसका मतलब पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड इन तमाम नामों को लेकर सहमत था, जिन नामों पर आज हंगामा है और जिनके चलते 29 नामों वाली लिस्ट जो है वो विड्रॉ करनी पड़ी, और जिससे इतनी एम्बेरसमेंट हुई है, इतना हंगामा इस वक्त चल रहा है कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो है नारेबाजी हुई बीजेपी के खिलाफ, और अपने कार्यकर्ताओं ने जो है वो हंगामा किया बीजेपी के दफ्तर के बाहर। तो और उसके बाद एक और चीज जो बीजेपी ने की, वो ये किया कि जो आया उसको ये कहा कि भाई आप हमारे भावी जो है एमएलए कैंडिडेट। कईयों को कान में सुना दिया कि भाई आप तैयारी कर लीजिए, चुनाव तो आप ही लड़ेंगे। ये भी खबरें हैं। कई नेताओं से जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमको बोला था, हम तो तैयारी करके बैठे थे। तो ये गलत कि आपकी पार्टी में जब कोई पहले आता था वो कार्यकर्ता के तौर पे आता था, आप पहले दिन बता देते थे कि आप कार्यकर्ता हैं, लंबे समय के लिए आपको कार्य करना होगा, और कोई ऐसी आशा अपेक्षा लेकर मत आइए कि आप यहां आएंगे तो आपको मैंडेट मिलेगा। लेकिन आपने कहा कि आप आएंगे तो आप एमएलए का जब भी चुनाव होगा तो आप हमारे प्रत्याशी होंगे। और लोग तो ये सवाल भी पूछते हैं कि जिनको अब आपने प्रत्याशी बनाया है वो तो हमारे ही प्रत्याशी से पिछले चुनाव में हारे थे। अब इसमें मिसाल देते हूं, सुरजीत सिंह सलाथिया विजयपुर में चंद्र प्रकाश गंगा से हारे थे, ये एक सच्चाई है। और सांबा में आप इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अन्य और कई जगहों पर जिन कैंडिडेटों ने जिन्हें हराया, अब वो आपकी पार्टी में आ गए, आपके प्रत्याशी हो गए। तो इसका मतलब आपका जो कार्यकर्ता है उसमें जो हिम्मत और उसमें जो ताकत है आप किसी को हराने की, आपने जिस कैंडिडेट को लाया जो हारा हुआ था उसको अपने यहां लाया और कहा नहीं अब आप एक काम करें, अब आप हमारी तरफ से लड़िए ताकि आप जीत जाएं। तो इसमें इंटरेस्ट किसका वॉच किया आपने, अपने कार्यकर्ता का या आपने उस आदमी का इंटरेस्ट वॉच किया जो चुनाव पीछे हार गया था और अब वो चुनाव जीतने की स्थिति में आया है क्योंकि वो आपकी पार्टी में आया। और उसे कैसे ये आपको यकीन हो गया कि जो फला पार्टी के मैंडेट पर हार गया उसे अब अपनी पार्टी के मैंडेट पर जितवाना चाहते हैं। यानी आपको विश्वास अपने पार्टी के कार्यकर्ता पर नहीं है, जिस कार्यकर्ता ने बिना दल बल के, बिना हिम्मत के, बिना ताकत के, ये तो ताकत 10 साल में आई ना, 2014 में तो आप इतने ताकतवर थे नहीं, 2008 में भी आप नहीं थे, 2004 में भी आप इतने ताकतवर नहीं थे जितने आज आप फाइनेंशियली भी और जो संगठन के तौर पर भी जितनी मजबूती बीजेपी में आई है इतनी कभी नहीं थी। तो जिन लोगों ने चुनाव आपके प्रत्याशियों से हारा, वही लोग आपके मैंडेट पर आकर, वही लोग आपका मैंडेट लेकर आप ही के प्रत्याशी के सामने अब आपकी पार्टी से जीतने वाले। यानी इससे तो साफ पता चलता है कि आप पार्टी या संगठन के लोगों को जितवाने की बात तो कतई नहीं कर रहे, आप तो इंडिविजुअल को जितवाने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया यू आर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट दैट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये विचार जो है वो कार्यकर्ता का है। बहरहाल संगठन, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो, हर संगठन जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरता है। किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी आदमी आए, अगर वो ताकतवर होगा, मालदार होगा, पैसे वाला होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, उसके कार्यकर्ता होंगे और उसकी पकड़ होगी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, तो हर पार्टी जो है वो उसे अपनी पार्टी का हिस्सा बनाती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पार्टी ये क्लेम करती हो
कि हम देश की सबसे साफ सुथरी पार्टी हैं, जो पार्टी ये क्लेम करती हो कि हम अनुशासित एक पार्टी हैं, अगर उस पार्टी में भी इस तरह की चीजें होंगी तो उससे कार्यकर्ता का मनोबल तो गिरेगा और वो कार्यकर्ता तो हंगामा करेगा। लेकिन इस हंगामे का एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट है जो नेशनल लेवल पर है, वह रिट ऑफ द टू लीडर्स। रिट ऑफ द टू लीडर्स का मतलब हो गया कि दो नेताओं जो तय कर रहे हैं, नीचे अब कार्यकर्ता उसको सीधा सीधा सरल तरीके से सुनने के लिए तैयार नहीं है। कार्यकर्ता कह रहा है नहीं, आपका आंकलन अपनी जगह, लेकिन हम जमीन पर बैठे, हमको पता है कि जमीन पे क्या चल रहा है। तो चाहे पुराने नेताओं का आपने टिकट काटा या आपने नए लोगों को मौका दिया, अगर तो आपने सारी एक्सरसाइज कार्यकर्ता से मिलकर की होती और ये एक्सरसाइज सारी कार्यकर्ता पर यकीन और भरोसा रख के की गई होती, तो शायद आज पार्टी के हेडक्वार्टर के ऊपर यह हंगामा देखने को नहीं मिलता, ये शोर देखने को नहीं मिलता, और 2 घंटे के अंदर अंदर जो आपको लिस्ट विड्रॉ करनी पड़ी है, शायद वो भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद इस बात को भी हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि संगठन कितना भी, एक राजनीतिक दल कितना भी बड़ा हो जाए, जिस परिवार से वो राजनीतिक दल निकलता है, वो जाहिर सी बात है, किसी भी परिवार से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस परिवार से आप निकले हैं, तो जाहिर सी बात है वो परिवार तो हमेशा ही आपसे बड़ा होगा। और जब परिवार बड़ा है तो हम जैसे अपने घर के बड़ों को जब सुनते हैं, या हमारे घर के बड़े जब हमको कोई बात कहते हैं, तो हम मानते हैं, क्योंकि हमारा ही मानना होता है कि हमारे घर के बड़ों को पता है कि चीजें कैसे ठीक की जा सकती हैं, चीजें कैसे अच्छी की जा सकती हैं। तो घर के जो बड़े हैं, अगर उन्हें कुछ नजर आ रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, और आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, तो फिर आप एक राजनीतिक दल के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं, आप एक परिवार का हिस्सा बन के ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं के मन में बात थी, जो अलग अलग कार्यकर्ताओं से बात करके पता चली है। तो फिलहाल खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी में घमासान है, और घमासान इस बात पर है कि आपने जो टिकट बांटे हैं वो सही नहीं बांटे हैं। जिनको बांटे हैं उनको बांटने नहीं चाहिए थे, और जिनको बांटने चाहिए थे उनको आपने इग्नोर किया है। फहरिस्त लंबी है, और इस लंबी लिस्ट में बड़े सारे नाम हैं, और ये नाम सारे इस लिस्ट में आपके लाए हुए हैं। देखना भी होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस जो अचानक ये इतना बड़ा बवाल वहां पे हो रहा है, इस बवाल से बाहर कैसे निकलेगी, कार्यकर्ता को संतुष्ट कैसे करेगी, और चुनाव के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसको जमीन पर कैसे उतारेगी।